अब हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी जो है एक्यूट ल्यूकीमिया कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स गिवन है कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए ब्लास्ट की, तो ये डिफ़ाइन होती है एज एक्यूमुलेशन हो मोर देन 20% हमें ब्लास्ट मिले बोन मेरो के अंदर, ठीक है। 20 से ज़्यादा हो 20% से, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया। ये कह रहा है कि ब्लास्ट जो है ना ये बढ़ जाते हैं और ये इंक्रीज्ड ब्लास्ट क्राउड आउट कर देंगे हमारे नॉर्मल हेमेटोपोइसिस को। इसके नतीजे में क्या होगा, अक्यूट प्रेजेंटेशन मिलेगी हमें, जिसमें अनीमिया होगी जो फटीग करवाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, या फिर न्यूट्रोपिनिया जो इन्फेक्शन करवाएगा। अब जो ब्लास्ट होते हैं ना ये यूजुअली हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और उसके नतीजे में हाई WBC काउंट मिलता है, ठीक है। बोन मेरो में बढ़ गए हैं 20% ज़्यादा और उसके बाद ये ब्लड में आ जाते हैं तो हमें WBC का काउंट ज़्यादा मिलता है। नंबर 1 ब्लास्ट जो है ये बड़े बड़े से लार्ज इमेच्योर सेल्स होते हैं और ऑफन इनमें पंच्ड आउट न्यूक्लियोलाई होता है। जैसे अगर हम ये फिगर देखें 6.4, तो इसमें हमें ब्लास्ट नज़र आ रहा है एक्यूट ल्यूकीमिया का, इनमें पंच्ड आउट न्यूक्लियोलाई होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक्यूट ल्यूकीमियाज जो है उनको हमने सब डिवाइड कर दिया है इनटू एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया यानी ALL, या फिर एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया AML। ये बेस करता है उनकी फिनोटाइप पे, ठीक है। ब्लास्ट की फिनोटाइप कौन सी है, अगर वो माइलॉइड सीरीज से होगा यानी यूजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह तो हम AML कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें लिम्फोसाइट्स होंगे T सेल B सेल तो वो ALL ल्यूकीमिया कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये एक्यूट ल्यूकीमिया दो में सब डिवाइड हुई है। तो सबसे पहले एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को डिटेल में देखें। लिम्फोब्लास्ट की नियोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन हो जाए मोर देन 20% बोन मेरो में, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट जो है ये कैरेक्टराइज होते हैं कि ये पॉजिटिव इनकी न्यूक्लियर स्टेनिंग होती है फॉर TDT। ये एक DNA पॉलीमरेज होता है TDT, जो हम बेसिक से भी पढ़ के आए हैं, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, ठीक है। ये एक DNA पॉलीमरेज होता है। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन में देखिए फ़र्क क्या है। जो एक्यूट ल्यूकीमिया थी उसमें भी हमने यही कहा था कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन तो है लेकिन सिर्फ ब्लास्ट बोल रहे थे। अब वो माइलॉइड भी हो सकते हैं, लिम्फोइड भी हो सकते हैं। लिम्फोइड वाली डेफिनेशन में हमने कहा नियोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन हो जाए लिम्फोब्लास्ट की, ठीक है। तो एक तो हमें इनमें पॉजिटिव न्यूक्लियर स्टेनिंग मिलेगी TDT के लिए, दूसरा TDT जो है ये एब्सेंट होता है माइलॉइड ब्लास्ट में, हमें नहीं मिलता, और मैच्योर लिम्फोसाइट्स में भी नहीं मिलता। फिर कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली ये जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है ये बच्चों में अराइज करती है जिनमें डाउन सिंड्रोम हो। यूजुअली ये 5 साल की उम्र के बाद होता है, ठीक है। अब ये सब क्लासीफाई हुई है B सेल ALL और TALL। ये बेस करता है उनके सरफेस मार्कर्स पे, ये बात हमने बेसिक में भी पढ़ी। तो BALL वाली जो टाइप है ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू बाकी ALL से। ये यूजुअली कैरेक्टराइज होती है कि हमें इसमें जो है लिम्फोब्लास्ट मिलते हैं, TDT पॉजिटिव होंगे वो, और वो CD10, CD19 और CD20 मार्कर्स को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है। ये बात हो रही है BALL की, B सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। तो ये मार्कर्स अच्छी तरह याद करें 10, 19 और 20। दूसरी पॉइंट ये है कि इनकी जो है ना B वालों की एक्सीलेंट रिस्पॉन्स होता है कीमोथेरेपी की तरफ, इसलिए ये प्रोफाइलैक्सिस जो है रिक्वायर्ड होती है टू स्क्रोटम एंड CSF। इनमें हम प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे 6.5 फिगर देखिए, इसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया दिखाया गया है जो कि मेनिंजेस को जाके इसने इन्वॉल्व कर दिया है, तो इसलिए हम CSF में और स्क्रोटम में प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रोग्नोसिस जो है इसकी B सेल वाले की वो साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर बेस करती है, यानी कि अगर उसमें हमें जो है ट्रांसलोकेशन मिलती है 12-21 पे तो इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस होगी और इस तरह की कंडीशन बच्चों में देखी गई है। लेकिन अगर ट्रांसलोकेशन 9-22 पे मिलती है तो इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होगी, और ये ज़्यादातर एडल्ट्स में हमें मिलती है कंडीशन। इसमें फिलाडेल्फिया होता है और प्लस एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो यानी साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ पे प्रोग्नोसिस बेस्ड करिए। दूसरा है T एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये कैरेक्टराइज होते हैं कि इनमें लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे हमें TDT पॉजिटिव, जो कि एक्सप्रेस करते हैं मार्कर्स जो रेंज करते हैं CD2 से लेके CD8 तक, यानी CD2, CD3, CD4, CD7 और CD8।
और इनमें जो है ना, इनके जो ब्लास्ट हैं उनमें CD10 एक्सप्रेस नहीं होगा, जबकि बी वाली में हो रहा था। ठीक है, तो मार्कर्स भी देखें, इनके याद कर लें, डिफरेंट है। अब ये टी सेल वाली यूजुअली जो है टीनेजर्स में प्रेजेंट करती है मेडिएस्टिनल यानी थाइमिक मास की तरह, जिसको हम जो है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कहते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट सेल्स जो है ना वो एक मास बना देते हैं मेडिएस्टिनम में। तो लिम्फोमा का मतलब ही यही होता है कि टिश्यू या लिम्फ नोड में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, और ल्यूकीमिया हम कहते हैं जब ब्लड में या बोन मैरो में सेल्स हमें मिले। तो वैसे तो हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो टी सेल में अगर होगा तो हम लिम्फोमा भी कह सकते हैं। दैट्स इट। अब हम ये टॉपिक्स जो हैं कुछ इरफान मसूद से भी देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स के बारे में लिखा है कि लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है ये रेफ़र करती है कि लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स हों विथ वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट हो जाए बोन मैरो की, क्योंकि लफ्ज़ ल्यूकीमिया लगा है, ठीक है, तो बोन मैरो की, और अकम्पनी होगा ये कि हमें इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ ट्यूमर सेल्स पेरिफेरल ब्लड में भी मिले, तो इसको कहते हैं लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। बोन मैरो में और ब्लड में लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स जो है वो फैल जाए, ठीक है। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है ये रेफ़र करता है, सॉरी ल्यूकीमिया हो गया। अब लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा की बात करें तो ये रेफ़र करता है कि प्रोलिफरेशन हो जाए जो कि किसी डिस्क्रीट टिश्यू मासेस से अराइज कर रही हो। लिम्फोमा लफ्ज़ लग गया, मतलब टिश्यू या फिर लिम्फ नोड। अब लिम्फोइड जो नियोप्लाज्म्स होते हैं ना, उनके फॉलोइंग फीचर्स हैं। लिम्फोइड नियोप्लाज्म में लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया भी आ जाता है, लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, दोनों की कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं। तो इनमें फॉलोइंग फीचर्स कौन से हैं कि इनको जो है इनको रिक्वायर्ड होती है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन लिम्फ नोड्स की, या फिर बाकी किसी इन्वॉल्व टिश्यू की हमें करनी होती है एग्जामिनेशन हिस्टोलॉजिकली, ताकि हम डायग्नोसिस कर सकें। दूसरी पॉइंट ये है कि एंटीजन रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट जो है वो प्रिसीड करती है ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है ना, उससे पहले जो है एंटीजन रिसेप्टर जीन की रीअरेंजमेंट हो जाती है। हैंस जो डॉटर सेल्स बनेंगे किसी मैलिग्नेंट प्रोजेनिटर सेल से, तो वो जो डॉटर सेल्स हैं वो सेम एंटीजन रिसेप्टर जीन कन्फिगरेशन शो करती हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिलेंगे सेल्स, तो उनमें भी वही एंटीजन रिसेप्टर जीन मिलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो है ना बी सेल ओरिजिन के होते हैं, ये लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स 80% केसेस में बी सेल वाले होते हैं, और बाकी जो है रिमाइंडर वो टी सेल ओरिजिन के होंगे। और लेस कॉमनली हमें नेचुरल किलर सेल्स के भी नियोप्लाज्म मिलते हैं। अब WHO ने लिम्फोइड नियोप्लाज्म को जो है वो क्लासीफाई किया है प्रीकर्सर बी नियोप्लाज्म, पेरिफेरल बी नियोप्लाज्म, प्रीकर्सर टी नियोप्लाज्म, पेरिफेरल टी एंड नेचुरल किलर सेल नियोप्लाज्म। अब ये इनके डिफरेंट नेम्स गिवन है कि कौन से में कौन सा ग्रुप आ जाता है, ये सारे जो हैं। और पांचवा ग्रुप है हॉजकिन लिम्फोमा, उसमें भी क्लासिक सब टाइप्स गिवन है। तो यही टेबल हम बेसिक से भी पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे आप देख लें यही टेबल सेम है, ये याद करनी है क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पे। ये जो है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा NHL, ये डाइवर्स ग्रुप है हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स का, जो कि मैलिग्नेंट जब प्रोलिफरेशन हो जाती है हमारे लिम्फोसाइट्स की विदाउट रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, यानी इनमें हमें लिम्फोसाइट्स की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ही मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा कि इनमें RS सेल्स नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं डायग्नोसिस के लिहाज से, आगे इनकी डिटेल भी हम देखेंगे। अब इन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को डिवाइड किया गया है फॉलोइंग टाइप्स में। हम ऊपर वाला जो है WHO क्लासिफिकेशन को भी देख सकते हैं। एक प्रीकर्सर बी नियोप्लाज्म में, यानी इमेच्योर बी सेल्स। दूसरा पेरिफेरल बी नियोप्लाज्म्स, मैच्योर बी सेल्स। इसके अलावा प्रीकर्सर टी नियोप्लाज्म यानी इमेच्योर टी सेल्स, पेरिफेरल टी, मैच्योर टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स नियोप्लाज्म। ठीक है, तो इन 4 ग्रुप्स में हमने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को क्लासीफाई किया है। तो अब इनकी जो है इंडिविजुअली हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहला है प्रीकर्सर बी एंड टी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और इसी का दूसरा नाम होता है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, ALL, जो अभी हम बेसिक से भी डिटेल में पढ़ के आए हैं। इसका इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। ALL जो है ये ग्रुप ऑफ न्यूप्लाज्म है जो कंपोज हुआ है इमेच्योर सेल्स का, ठीक है, प्रीकर्सर्स है ना, तो इमेच्योर प्रीकर्सर बी या टी लिम्फोसाइट्स का ये न्यूप्लाज्म होता है, जिनको हम कहते हैं लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट हमेशा प्रीकर्सर्स होते हैं। ALL जो है ना ये बहुत ही कॉमन ल्यूकीमिया है बच्चों की, जो न्यू बॉर्न होते हैं वहाँ से लेके 14 साल की उम्र तक ALL हो सकता है।
अब इसकी टाइप्स हैं ALL की, एक प्रीकर्सर बी सेल ALL, दूसरा प्रीकर्सर टी सेल ALL। जो बी सेल वाला ALL है ये 85% ALL यही होती है, जबकि 15% जो है वो टी सेल वाली होंगी। बी सेल वाली प्रीडोमिनेंटली बच्चों में होगी, टी वाली अडोलेसेंट में होगी। बी सेल वाली में पैनसाइटोपिनिया हमें मिलेगा, यानी सारे जो है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल सब जो है कम हो जाएंगे, जबकि प्रीकर्सर टी सेल में हमें थाइमिक मैसेस मिलते हैं। थाइमस में, मेडिस्टिनम में मैस मिलता है। बी सेल कॉमनली CNS में मेटास्टेसाइज करेगा और टेस्टिस में, ठीक है, इनको कहते हैं सेंचुरी साइट्स। प्रीकर्सर टी सेल जो है इतना मेटास्टेसाइज नहीं करता। मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक एल्ट्रेशन मिलती है बी सेल में हाइपरप्लॉइडी, यहाँ पे जेनेटिक एल्ट्रेशन भी जो है वो हाइपरप्लॉइडी ही है सेम। यहाँ TDT जो है वो पॉजिटिव आता है 95%, यहाँ पे भी सेम ही है। इम्यूनोफिनोटाइप जब हम करेंगे ना बी सेल ALL की, तो उसमें हमें जो अर्ली PB ALL है वो TDT पॉजिटिव होगा। मार्कर्स उनमें CD10 CD19 होते हैं बी सेल वाले में, और IgM हैवी चेन हमें नहीं मिलती। जबकि टी सेल में जो है TDT पॉजिटिव तो होगा, लेकिन CD10 नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव होगा। इसके अलावा ये सारी थी अर्ली प्री बी ALL में। अगर लेट बी सेल ALL देखें तो वहाँ तब भी ये TDT पॉजिटिव रहेगा। अब CD19 नहीं मिलेगा, CD10 रहेगा सिर्फ, और अब यहाँ पे IgM हैवी चेन मिलेगी, अर्ली में नहीं मिली थी। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, SCQ वगैरह आ सकता है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है कि ALL को हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, लाजमी जो है वो अक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया से इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। लिम्फोब्लास्ट जो हमें ALL में मिलते हैं ना, उनको हम माइलोब्लास्ट के साथ कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं AML वाले माइलोब्लास्ट में से? एक तो लिम्फोब्लास्ट में कंडेंस्ड क्रोमेटिन होता है, लिम्फोब्लास्ट में बहुत ही छोटा न्यूक्लियोलाई होगा, स्मॉल। इसके अलावा लिम्फोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म ए ग्रेन्युलर होगा, ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। और इसके अलावा जो प्रेजेंस है बी और टी लिम्फोसाइट की, वो स्पेसिफिक मार्कर है, उनके स्पेसिफिक मार्कर जो CD19 और CD10 वो हमें मिलेंगे, जबकि माइलोब्लास्ट में नहीं मिलते। और लिम्फोब्लास्ट जो है ना ये PAS पॉजिटिव होते हैं, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, कैला पॉजिटिव होंगे, और TDT पॉजिटिव। कैला यानी कि कॉमन अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंटीजन पॉजिटिव होंगे, सही है। तो इन 5 चीज़ों से जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि या ये लिम्फोब्लास्ट है या ये माइलोब्लास्ट है। तो ये फीचर्स याद रखने हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे एक फिगर भी बनाया गया है जिसमें जो है ALL के हमें लिम्फोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के दिखेंगे, जो टाइप्स, जो मॉर्फोलॉजी मैंने भी आपको एक्सप्लेन की। उसके बाद आता है ALL की क्लिनिकल फाइंडिंग्स। एब्रप्ट स्टॉर्मी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे हमें, अचानक से जो है वो खतरनाक किस्म के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी भी इसमें मिलेगी, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली। बोन में पेन होगा पेशेंट को, और टेंडरनेस। इसके अलावा CNS इन्वॉल्वमेंट में हमें क्रेनियल न्यूरोपैथीज, नोशिया, वॉमिटिंग, हेडेक और ये मिलेंगे, ठीक है। और पैनसाइटोपिनिया भी कॉमन है। पैनसाइटोपिनिया की वजह से अनीमिया होगी जो फटीग वीकनेस करवाती है। न्यूट्रोपिनिया हमेशा इन्फेक्शन करवाता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ब्लीडिंग। लैब फाइंडिंग्स जब हम देखेंगे तो उनमें हमें WBC का काउंट 10,000 से 1 लाख सेल्स मिलेंगे ALL में, ठीक है। और इसके अलावा लैब में हमें पेरिफेरल ब्लड में मोर देन 20 लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे, ये हमने बात कर चुके हैं हम। इसके अलावा बोन मैरो जो है वो टोटली लिम्फोब्लास्ट के साथ रिप्लेस हो चुका होगा, और अनीमिया हमें नॉर्मोसाइटिक मिलेगी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा। पुअर प्रोग्नोसिस किन में होती है? जो 2 साल की उम्र के कम के लोग हों, या फिर जो 10 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं, उनकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। पुअर प्रोग्नोसिस एडोलेसेंट में होती है। इसके अलावा जब पेरिफेरल ब्लास्ट का काउंट 1 लाख से भी ज़्यादा होगा ना, तो उसका मतलब है इनकी प्रोग्नोसिस पुअर है। इसके अलावा अगर ट्रांसलोकेशन 922 पे हमें मिलती है, यानी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मौजूद है, तो ऐसे लोगों की जो है वो पुअर प्रोग्नोसिस होगी। यानी ट्रांसलोकेशन 922 जो है वो सिर्फ 3% चाइल्डहुड ALL में हमें मिलता है, जबकि 25% एडल्ट ALL में हमें ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिलता है।
तो उनकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ट्रांसलोकेशन 1221 जो है ये प्रोवाइड करती है फेवरेबल प्रोग्नोसिस। अगर 922 ना हो 1221 है तो इसकी प्रोग्नोसिस याद रखिएगा अच्छी होती है। अब ट्रीट कैसे करेंगे हम ALL को? रेमिशन इंडक्शन जो है वो क्या होगी, यानी रेमिशन इंडक्शन हम कहते हैं कि पहला जो राउंड ऑफ ट्रीटमेंट है होता है ना, जो कि 3 से 4 हफ्तों में डायग्नोसिस के बाद दिया जाता है, उसको हम कहते हैं रेमिशन इंडक्शन थेरेपी। ठीक है, ये असल में ल्यूकीमिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है और सिम्टम्स को मतलब स्टॉप करने के लिए, और इसलिए होता है कि ताकि जो ब्लड सेल का काउंट है, ब्लड काउंट, वो नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाए। तो उस रेमिशन इंडक्शन थेरेपी में हम विनक्रिस्टीन दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फामाइड, एंथ्रासाइक्लिन, एस्पारजिनेस। CNS प्रोफाइलेक्सिस में हम इंट्राथीकली मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं या इंट्राक्रेनियल रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं। उसके बाद रेमिशन कंसोलिडेशन है, इसको पोस्ट रेमिशन ट्रीटमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। इसका मतलब गोल ये होता है कि ये जो रिमेनिंग ल्यूकीमिया के सेल्स हैं ना बॉडी में, उनको किल करता है और ल्यूकीमिया को वापस आने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये रेमिशन कंसोलिडेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो है कंप्लीट रेमिशन को मेंटेन किया जाए और रिलैप्स को प्रिवेंट कर सके हम। ठीक है, तो इसमें हम क्या देते हैं, एक नंबर ऑफ़ कीमोथेरेपी कोर्सेज जो है वो देते हैं तकरीबन 7 महीनों तक। उसके बाद आता है रेमिशन मेंटेनेंस, और ये असल में रिकरेंस होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, मेंटेनेंस वाला। तो इसमें भी हम नंबर ऑफ़ कीमोथेरेपी कोर्सेज देंगे जो कि तकरीबन 2 से 3 सालों तक हम देंगे। ये ट्रीटमेंट हो गया। तो प्रिकर्सर बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हमने कर लिया, बी या टी सेल। अभी जो हमने बेसिक से पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, ये सारा हम इसमें से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फिगर, ये मॉर्फोलॉजी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब हमने फॉलिकुलर लिम्फोमा स्टार्ट करना था, लेकिन उससे पहले इसको हम इरफान मसूद से देख लेंगे, इस CLL को या SLL को। ठीक है, तो ये क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया या CLL या SLL भी कह सकते हैं। तो ये हमें पता है कि पेरिफेरल बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की ही क्लास है, जो दूसरा ग्रुप होता है। 4 मेन ग्रुप है ना नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के, तो दूसरे में ये आ जाता है। तो CLL असल में क्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाती है नॉर्मल मैच्योर अपीयरिंग जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी, जो फंक्शन कर जाते हैं एबनॉर्मली। ठीक है, यानी इन नॉर्मल मैच्योर अपीयरिंग बी लिम्फोसाइट की बहुत ज़्यादा क्लोनल प्रोलिफरेशन होगी और वो एबनॉर्मली फिर फंक्शन करेंगे। CLL जो है और स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा यानी SLL अब क्लासीफाई हुए हैं एक सेम डिजीज़ एज ए सेम। एपिडेमियोलॉजी इस तरह है कि ये 60 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों में होता है। ALL जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था वो बच्चों में होता है न्यूबॉर्न से लेकर 14 साल की उम्र तक। अब ये जो CLL या SLL जो है ये 60 साल से भी ऊपर वाले लोगों में होगा। ये ज़्यादातर जो है मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया है ओवरऑल। ये मोस्ट कॉमन जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी का कॉज यही होता है जो 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं उनमें। क्लिनिकल फीचर इस तरह है कि इसमें हमें पेशेंट को फटीग होगी जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीन या लिवर इनलार्ज होंगे, इन्फेक्शन होगा, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एंड अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी अग्रेसिव फॉर्म्स में। तो ये बात हमने बेसिक में भी पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली। प्रो लिम्फोसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा कॉमन है और ये 15 से 30% केसेस में होती है। दूसरी रिचर्ड सिंड्रोम जो है जिसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा में, ये 10% केसेस में भी हमें मिलता है। अब लैब फाइंडिंग CLL SLL की जो WBC काउंट होगा वो 15,000 से 2 लाख होगा। ALL में हमें 10,000 से 1 लाख मिल रहा था, यहाँ 15,000 से 2 लाख। लिम्फोब्लास्ट जो है वहाँ हमें 20% से ज़्यादा मिल रहे थे लिम्फोब्लास्ट। यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट याद रखिएगा 10% से भी कम मिलेंगे CLL में। अब इसको हमने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन है इसकी स्टेज 0 जिनमें सिर्फ WBC का काउंट बढ़ेगा, स्टेज 1 फिर आता है जिसमें लिम्फेडिनोपैथी होगी, स्टेज 2 में हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, स्टेज 3 में अनीमिया और फिर लास्ट जो 4th स्टेज होता है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का होता है। जेनेटिक्स में देखें तो मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग है वो हमें 13q डिलीशंस इसमें मिलेंगी। ठीक है,
मोस्ट कॉमन मार्कर्स कौन से हैं? बी सेल CD19 और बी सेल CD20। उसके बाद मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है, ठीक है। इस पिक्चर को भी साथ देखें तो हमें जो है ना लिम्फ नोड का जो आर्किटेक्चर होता है ना वो CLL SLL में डिफ्यूज़ इफेसमेंट हो जाती है उसकी, वो पूरा उन सेल्स से बी सेल्स के साथ कवर हो जाता है, इफेस हो जाता है, छुप जाता है उसका आर्किटेक्चर। तो सेल्स हमें मिलेंगे जो मिक्स हुए हुए होंगे लार्जर सेल्स के साथ, यानी प्रो लिम्फोसाइट्स के साथ मिक्स्ड मिलेंगे। प्रोलिफरेशन सेंटर्स भी हमें मिलेंगे। इसके अलावा स्फेरोसाइट्स जो कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से बने हैं वो भी हमें मॉर्फोलॉजी पे मिलेंगे, स्फेरोसाइट्स। स्मज सेल हमने बेसिक में भी बात की, जिनको हम पैराशूट सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये बी सेल्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो जब हम स्मीयर बनाते हैं तो वो टूटेंगे और स्मज सेल्स हमें मिलेंगे। तो ये जो है फ्रेजाइल ल्यूकेमिक सेल्स है, यही बात कर रहा है जो CLL में मिलते हैं। और ये सेल जो है लैब आर्टिफैक्ट हो सकता है, मतलब ये आर्टिफैक्ट होता है जिसमें मतलब फ्रेजाइल न्यूक्लियस जो है वो क्रश हो जाए बाय ओवर स्लिप की वजह से। जैसे हम स्लाइड को ऐसे स्लिप करवाते हैं ना, तो उसकी वजह से जो फ्रेजाइल नाजुक सा न्यूक्लियस है वो भी क्रश हो सकता है और हमें ये आर्टिफैक्ट भी मिल सकता है। देखिए फिगर में ये CLL में स्मज सेल इस तरह का दिखता है। दैट्स इट। उसके बाद कुछ अदर पेरिफेरल बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा लिखी हुई है, लेकिन टेबल में छोटा करके लिखा हुआ है। सबसे पहले इनको हम बेसिक से देख लेंगे। अगला पेरिफेरल बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है फॉलिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। ये रिलेटिवली कॉमन ट्यूमर है जो कि तकरीबन 40% एडल्ट नॉन हॉजकिन लिम्फोमास कॉन्स्टिट्यूट करता है US में। लाइक CLL की तरह जो है और SLL की तरह ये एशियन पॉपुलेशन में यहाँ पे हमारे पास कम होता है। इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि तकरीबन मोर देन 85% जो फॉलिकुलर लिम्फोमास हैं ये वाले, इनमें कैरेक्टरिस्टिक 14-18 ट्रांसलोकेशन हमें मिलती है जो फ्यूज़ कर देती है BCL2 जीन को क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर टू द IGH लोकस जो कि क्रोमोसोम 14 पे होता है, ठीक है। BCL2 जीन को, जो BCL2 जीन 18 नंबर क्रोमोसोम पे मौजूद है, उसको 14 नंबर क्रोमोसोम के IGH लोकस पे ले जाएगी, वहाँ पे फ्यूज़ करवा देगी। कौन करवाएगी? ये ट्रांसलोकेशन, 14-18 ट्रांसलोकेशन। अब ये क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के नतीजे में जो है ना इनएप्रोप्रिएट ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी BCL2 प्रोटीन की, जो हम रिकॉल करें हमें पता है कि ये अपोप्टोसिस का इनहिबिटर होता है जो कि सेल के सर्वाइवल में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा। तो सारा जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ना फॉलिकुलर लिम्फोमा का वो आइडेंटिफाई हुआ है एडिशनल म्यूटेशंस के साथ, जो म्यूटेशंस जीन्स में होती हैं जो इनकोड कर रहे होते हैं हिस्टोन मॉडिफाइंग प्रोटीन्स को इन अबाउट 1/3 ऑफ द केसेस में, ठीक है। और ये सजेस्ट करता है एपिजेनेटिक चेंज भी जो है ना वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द जेनेसिस ऑफ दीज ट्यूमर्स। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लिम्फ नोड्स हमें फॉलिकुलर लिम्फोमा में यूजली इफेस्ड नज़र आएंगे, इफेस्ड हुए हुए होंगे डिस्टिंक्टली नोडुलर प्रोलिफरेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि नोडुल्स में इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है कि लिम्फ नोड इफेस हो जाएंगे। जैसे अब ये फिगर देखें, इसमें जो है फॉलिकुलर लिम्फोमा दिखाया गया है, लिम्फ नोड की ये पिक्चर है। ए फिगर देखिए, यहाँ पे जो है नोडुलर एग्रीगेट्स नज़र आ रहे हैं हमें लिम्फोमा के, लिम्फोमा सेल्स के, जो कि थ्रू आउट प्रेजेंट है। इस बी फिगर में हाई मैग्नीफिकेशन पे हमें स्मॉल लिम्फोइड सेल्स विथ कंडेंस्ड क्रोमेटिन के साथ नज़र आ रहे हैं और इर्रेगुलर या फिर क्लीव्ड इनकी जो है न्यूक्लियर आउटलाइन हमें मिल रही है। तो ए वाला हमने फिगर देखा कि किस तरह नोडुलर प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा मिली, ठीक है, लिम्फ नोड्स में। तो मोस्ट कॉमनली प्रीडोमिनेंट जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं उनको हम कह देते हैं सेंट्रोसाइट्स, सेंट्रोसाइट सेल्स। इनमें बहुत ज़्यादा न्यूप्लास्टिक ये सेल्स हैं और ये सेंट्रोसाइट स्लाइटली बड़े होंगे हमारे रेस्टिंग लिम्फोसाइट्स की निस्बत, और जिनमें एंगुलर क्लीव्ड न्यूक्लियाई था विथ प्रोमिनेंट इंडेंटेशन एंड लीनियर इनफोल्डिंग्स। देखिए देखिए लिम्फोसाइट्स में जो है ना थोड़ी सी यूँ इंडेंटेशन हमें मिलेगी और जो है न्यूक्लियाई उनका क्लीव्ड मिलेगा और लीनियर इनफोल्डिंग्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रोसाइट्स हैं वो थोड़े से उनसे बड़े होंगे। सॉरी, ये जो सारी बात हो रही है ना कि प्रोमिनेंट इंडेंटेशन, लीनियर इनफोल्डिंग और क्लीव्ड न्यूक्लियाई, एंगुलर क्लीव्ड न्यूक्लियाई, ये सारी चीज़ें हमें सेंट्रोसाइट्स की बात हो रही है, उनमें मिलेंगी, ठीक है।
जबकि ये मतलब लार्जर सेल्स होते हैं उनमें ये चीज़ें मिलती हैं बनिस्बत रेस्टिंग लिम्फोसाइट्स के। तो ये फिगर में भी हमें ये सेंट्रोसाइट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका देखिए सेंट्रोसाइट्स का जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है ना, ये कोर्स होता है, कंडेंस्ड होता है और इनके न्यूक्लियोलाई इनडिस्टिंक्ट है। ये सेंट्रोसाइट्स मिक्स हुए हुए होंगे वेरिएबल नंबर ऑफ सेंट्रोब्लास्ट के साथ। सेंट्रोब्लास्ट अब बड़े सेल्स होते हैं जिनमें वेजिकुलर क्रोमेटिन होता है, सेवरल न्यूक्लियोलाई होंगे और मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी होगा। तो मोस्ट ट्यूमर्स में सेंट्रोब्लास्ट जो है ना, ये माइनर कंपोनेंट होते हैं ओवरऑल सेलुलैरिटी का। माइटोसिस हमें इनफ्रीक्वेंट मिलती है और सिंगल नेक्रोटिक सेल यानी सेल्स जिनमें अपोप्टोसिस होगी वो हमें नहीं मिलते, ठीक है। तो ये फीचर्स जो है ना, ये हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में फॉलिकुलर लिम्फोमा को फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया के साथ, जिसमें क्या होता है कि फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया में हमें माइटोसिस और एपोप्टोसिस प्रोमिनेंटली मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है लिम्फोमा में नहीं मिलेंगी। अनकॉमनली जो लार्ज सेल हैं वो प्रीडोमिनेट करेंगे, a histologic pattern that correlates with a more aggressive clinical behavior। कि अगर लार्ज सेल ज़्यादा है तो मतलब इसका ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है। इसकी इम्यूनोफिनोटाइप देखें तो फॉलिकुलर जो लिम्फोमाज है, इस तरह के ट्यूमर जो है बी सेल के मार्कर्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जैसे CD20 को, और जर्मिनल सेंटर बी सेल मार्कर CD10 को एंड BCL6 को भी। ऑफ नोट जो BCL6 है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि ज़रूरी होता है, चाहिए होता है फॉर द जनरेशन ऑफ द जर्मिनल सेंटर बी सेल। जर्मिनल सेंटर के बी सेल्स को बनाने के लिए हमें BCL6 चाहिए होता है। लास्ट में अब क्लिनिकल फीचर है फॉलिकुलर लिम्फोमा के। तो ये जो पेशेंट ज़्यादातर है जो 50 साल की ज़्यादा की उम्र के लोग होते हैं उनमें होता है, और ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, फीमेल्स को भी फीमेल इक्वली अफेक्ट करता है। फॉलिकुलर लिम्फोमा में पेनलेस जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होगी, याद रखिएगा, पेनलेस। बोन मेरो जो है वो इन्वॉल्व होता है डायग्नोसिस के टाइम पे 80% ऑफ द केसेस में बोन मेरो इन्वॉल्व